बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह का। बंकिम चंद्र चटर्जी कृत आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत आनंद मठ से लिया गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन ने। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। 1878 में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर एक्ट रद्द किया था 1853 में। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा का अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से ब्रांड पेपर यानी बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले। वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी है। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? आंसर हो जाएगा जमींदारों के साथ किया गया था। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी यानी मालगुजारी एवं बिस्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीपति भद्र नवाब थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? आंसर हो जाएगा इसका सी, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना था। मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू किया, जिसमें भूमि मालिकों, जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। आंसर हो जाएगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों की शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई।
1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्धि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं पाखंड खंडन, वेद भाष्य, भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि तथा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की किसने की थी? आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? आंसर हो जाएगा बी, लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। उनके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 3, बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातीय एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इसने जहां एक ओर धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतवासियों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातीय एवं निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सप्रमाण यह विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों में एक ब्रह्मा का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह एक ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म की सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्मा समाज के रंग, वर्ण तथा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई विकल्प सही नहीं है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में की गई थी। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती को गैर कानूनी आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक ने घोषित किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू कर दिया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक 1867 में बम्बई के आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदुवाद से श्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने
97 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1862 से 1902 को है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म न्यू हिंदुज्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपनी सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार में के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भ्रमण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छेड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म अब केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वह निर्धनों के धनियों द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्तियों से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का अपमान है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्म गौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? आंसर हो जाएगा 1897 में की थी। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। आगे चलकर वे स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 ईस्वी के नाम से परिचित। उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। मिशन मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आंसर हो जाएगा आर्य समाज। दयानंद सरस्वती मूल शंकर के नाम जाने जाते हैं, ने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप में एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे तथा उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित किए गए। पुनः उसे 1877 में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया गया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में थे। 1892 से 93 में आर्य समाज दो गुटों में बट गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में लाला लाजपत राय तथा हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलनों का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जाति की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा मैडम H.C. ब्लावेस्ट की।
थियो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच पी ब्लवेट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकॉट, विलियम क्वन जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी की स्थापना 1882 में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका आंतरिक कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, आंसर हो जाएगा बी, श्रीमती एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट एंग्लो आयरलैंड से थी। वे वर्ष 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। वर्ष 1916 में होम रूल लीग का गठन किया तथा 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 40वें अधिवेशन में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तथा दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। प्रेरणा से प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रमाबाई रानडे रही है। महादेव रानडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की है। यदि विकल्प ए में रमाबाई का नाम होता तो यह उत्तर होता। यही कारण है कि बिहार लोक सभा ने किसी विकल्प को सही उत्तर नहीं माना है और तारांकित किया है। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजन पहचान कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज यानी आत्माराम पांडुरंग वाला हो जाएगा। बी इसका आंसर होना चाहिए। हाँ बी है। चलिए पढ़ लेते हैं। आत्माराम इसका सीधा आंसर पढ़ लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बम्बई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन थे। महाराष्ट्र में समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख ने लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुरदोजनी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मज देवसंत सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प भी सही। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप जो 1919 में था। आंसर हो जाएगा एक, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वर्ष 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठन विद्रोह खुलकर सामने आया। प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठन कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 में मध्य एक किसान नेता के रूप में उभरे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध का एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर देख लेते हैं। लगान का नगद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921 का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूली करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के
गुड़ के ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारण अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलनों ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद के रूप में रूपांतरित किया जाए। स्वामी सहजानंद का संबंध था आंसर जगह बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के कारण उन्हें किसान प्राण कहा जाने लगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? आंसर हो जाएगा बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बफर स्टेट बनाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य केवल अपने राज्य की रक्षा करना अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमा सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की रक्षा की ही बंगाल की रक्षा की। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने के बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित है। कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 1765 में हुआ था। सुरक्षा प्रकोष्ठी नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 तक। बराबर के संघ की नीति 1835 से 1947 तक। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1782 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदयुक्त कर दिया। द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में मानी जाती है के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकारी अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा था, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व में पहले ही था तथा वह सनय विकसित हुई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। अंग्रेजों ने यह भी प्रणाली अपनाई थी। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उनकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में स्वीकार किया था तथा 1800 में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार के भोंसले ने दिसंबर 1803 में, सिंधिया फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर सहायक संधि स्वीकार की थी। दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने
को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ले ली। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बास्तीन की संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। इस संधि को मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। आंसर हो जाएगा 1877 में ब्रिटिश संसद के एक राज्य उपाधि अधिनियम पारित किया, जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की। इसी समय दक्कन में भीषण अकाल 1877 में पड़ा। सरकार ने झूठे आडंबर और वैभव पर करोड़ों रुपए व्यय किया, विशेषकर उस समय जब लोग भूखे मर रहे थे। आर.जी. प्रधान के अनुसार इस राज्य उपाधि अधिनियम और दिल्ली दरबार में एक राष्ट्रीय अपमान की गुप्त भावना सी जनता में फैल गई। कलकत्ता की एक पत्रिका ने इसकी तुलना में यह घटना की जब नीरो बंसी बजा रही और रोम जल रहा था। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 114 का आंसर ई है, यानी देख लेते हैं। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तलैंग और बदरुद्दीन तैयब ने किया था। इसका उद्देश्य लोगों के राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना था। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी, जिस कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तंभ की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग, इल्बर्ट बिल जैसे विवादों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारतीय संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। ईस्वी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? आंसर हो जाएगा 1874 को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाला प्रथम भारतीय मानते हैं। मद्रास महाजनसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर देख लेते हैं। मद्रास महाजनसभा की स्थापना मई 1884 में बी राघावचारी सुब्रमण्यम तथा पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी। भारतीय राजनीतिक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एहो हुन द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 42 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं एओ हुम थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इनका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुल तेजपाल संस्कृति विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम ने। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों में शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृति पाठशाला मुंबई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा असैनिक सेवक थे। असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला मुंबई में हुआ था। अब मुंबई है। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत के थे, 21 सदस्य मद्रास के थे, 3 सदस्य बंगाल से एवं 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से तथा 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, एओ ह्यूम ने इसके सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर हो जाएगा बी 1924 में। दिसंबर 1924 में बेलगांव के कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित किया था कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर होगा सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 की प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वे महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा बांकीपुर। और किस स्थान पर हुआ था? आंसर हो जाएगा बांकीपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में की अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलनों ने न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? 182। आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों को प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? आंसर देख लेते इसका। सी हो जाएगा, यानी लॉर्ड कर्जन ने बोला था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इसी नीति के सबसे बड़े प्रवर्तक लॉर्ड कर्जन ने 1900 में कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसे शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब मैं भारत आया तो मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। निम्न में से
किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों का राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन के काल से। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे। आंसर हो जाएगा बी, शहरी क्षेत्र से। उदारवादी राजनीति तथा राजनीतिक शिक्षा युग से अधिकांश नरमपंथी नेता तथा दादाभाई नौरोजी थे। फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा, व्योमकेश बनर्जी और सुरेंद्र बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यक व्यक्ति सम्मिलित थे का अधिकार था। उपाधियों और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण करते थे। कांग्रेस के आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जन साधारण में इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा है, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। निम्न में से कौन उपग्रंथी नहीं था? आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में मंच में राजनीति में भाग लिया। 1897 में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त पेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वर्ष 1902 में वो बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत से सेवा के लिए प्रचार तैयार करना था और संवैधानिक रूप में भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने भी श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, M.N. जोशी, पंडित हृदयनाथ कंजूरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। M.C. शीतलवाड़, B.N. राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रणेता सदस्य थे। ईस्वी 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। रजनी पामदत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? आंसर हो जाएगा इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी और जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था। आंसर हो जाएगा 1906 के बाद। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेसों के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया था। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना लिया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे कब से? जब, आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रेड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि प्राप्त दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? आंसर हो जाएगा ये, अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभ लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी और पूर्णतः असफल रही और इसकी शासकों और अप्रसन्न करने में भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी है। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा
मणिकलता उद्यान में छापा मारकर जिन जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सद्गुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने बाल गंगाधर तिलक की इस विचारधारा को अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनयन विनीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराए तो कुछ नहीं मिलेगा। दादाभाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी रानाडे समाज सुधारक थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। आंसर हो जाएगा बी, राजा वामबंध आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवामबंध आंदोलन अर्थात प्रशासन के भारतीयों को भागीदारी का मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न कराना था। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस के नेतृत्व करते समय लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हुए। परिणामस्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? आंसर हो जाएगा वीजी सावरकर। अभिनव भारत स्थापना इसका 1904 में हुआ था। स्थान नासिक में इसकी स्थापना हुई थी। अभिनव भारत संस्थापक वीडी सावरकर थे। वीडी सावरकर विनोद दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? आंसर हो जाएगा 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? आंसर हो जाएगा डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली, दी महत्तरता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? आंसर हो जाएगा डी, यंग इंडिया नहीं जुड़ी हुई थी। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना को हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिका की क्रांतिकारी गतिविधियों से भी संबंधित थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम के सही सीधा इसका आंसर ही देख लेते हैं डी। समाचार पत्र और संपादक द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम थे। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक थे। बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा थे। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले थे समाचार पत्र के। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद के विश्वास रखते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से प्रसिद्ध था। स्वराज्य मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। तिलक
एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता तथा कांग्रेस लीग की समझौता के नाम से प्रसिद्ध थी। भारतीय कांग्रेस की जननी किसे कहा गया है? आंसर हो जाएगा डी, मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पेरेंट पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थी एवं यूरोपीय बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी कहा जाता है। मैडम कामा को भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता झंडे को कहाँ फहराया था? आंसर हो जाएगा स्टुटगार्ट। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। आंसर हो जाएगा डी, स्टुटगार्ट। लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडियन हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक ने स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? आंसर हो जाएगा 1911 में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के रूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठन किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इसके अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी। सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, आंसर हो जाएगा बी, स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज्य संबंधी प्रस्ताव का सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है। इसका आंसर देख लेते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीति उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाओं के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया है। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पा रहे थे कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा W.C. हंटर ने लिखा था। W.C. हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन
इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा 1924 में। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की संस्थापक सचिन सान्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई की कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को थी। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। रक्षाबंधन को मनाने की सलाह दी। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? आंसर हो जाएगा ए मदन लाल ढींगरा को। कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दी। वाइली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त हुए थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आई थी? आंसर हो जाएगा बी। भारत राष्ट्रीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनी थी। तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू वायसराय और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू हुआ था। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेख श्रृंखला 1893 से 94 में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। तत्कालीन भारतीय परिस्थिति के अनुसार एक कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आंसर इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। अक्टूबर 1924 में सचिन सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध थी। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल, राजेंद्र लहरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से थे। आंसर हो जाएगा भगत सिंह। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई, जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आंसर हो जाएगा बिस्मिल, यानी राम प्रसाद। उपयुक्त गजल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना 30 किलोमीटर दूर हरदास बिना गांव में पैदा हुआ था। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। वर्ष 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। प्रसिद्ध गीतकार सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में की रचयिता कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका ये इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर सीधा बिस्मिल हो जाएगा। शायर बिस्मिल अजीमाबादी था, इसलिए ई दिया हुआ है। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, भगत सिंह हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद की रचना प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल ने की थी, किंतु पहली बार इसके नारे के रूप में भगत सिंह ने किया था।
इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया था। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? आंसर होगा 23 मार्च 1931 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली का कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र के कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया जिसमें भगत सिंह, राजकुमार और सुखदेव और को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? आंसर हो जाएगा बी, 21 साल से थोड़े ज़्यादा थे। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ी ज़्यादा थी। अनुशीलन समिति क्या थी? आंसर हो जाएगा डी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने का प्रमाण मिलता है। अनुशीलन समिति के बारे में दिया हुआ है। यह मिदनापुर में एक और ढाका में और कलकत्ता में है। 1902 में मिदनापुर में हुआ था। अक्टूबर 1906 में ढाका में हुआ था। कलकत्ता में भी 2 थे, देख लीजिए। 1 मार्च 1902 में हुआ था संगठन, 1900 में स्थापना इसकी मिदनापुर वाले की थी ज्ञानेंद्र दास बसु ने, और ढाका में पुलिन बिहारी दास और सर्वाधिक संगठित था। मार्च 1902 में हुआ था जो कलकत्ता में हुआ था। सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार है। और 1902 में कलकत्ता में ही प्रथम नाथ मित्र जतीन्द्र नाथ बनर्जी बाघा जनजाति से थे। और अध्यक्ष कौन थे? प्रथम नाथ अध्यक्ष और वरिंद्र नाथ घोष सुमित्र सरकार के अनुसार। 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा। 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नतित समिति का गठन हुआ। वरिंद्र नाथ घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 में युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। हेमचंद्र कानून को कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे।